हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी, आप लोगों के लिए आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर 29 तारीख को है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के हैं उनको मैं लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला आपके पहले लेसन से मैंने लिया है, जिसमें पराकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये यूपी बोर्ड 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और बहुगुणित। तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन या जो लेक्चर होगा वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें जो आपके पराकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपकी द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड। अगला प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। यूपी बोर्ड 18 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, निभागीय छोर, अंडद्वार छोर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होगा, जिसमें आपके जो निभागीय छोर पीछे का हिस्सा होता है उसमें आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका ये फर्स्ट आंसर सही है। अगला द्विनिषेचन क्रिया होती है। यूपी बोर्ड 16 में प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन था शैवालों में, दूसरा कपकों में, तीसरा आवृतबीजियों में और चौथा अनावृतबीजियों में। तो आप लोगों को जो 2 लेसन लगे हुए हैं प्लांट में जनन, उसमें आपने ये लेसन पढ़ा हुआ होगा, जिसमें आपका द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन जो GS नवाशिन एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। और ये आवृतबीजी पौधों की विशेषताएं हैं, जिसमें आपका आवृतबीजियों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आवृतबीजियों की विशेषता है आवृतबीजी प्लांट, जिसमें फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट या फसलें होती हैं वो। तो आपका ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। 14 और 8 में प्रश्न पूछा गया था, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, अनावृतबीजियों का, आवृतबीजियों का। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आंसर बताया है, आवृतबीजीय पौधों की विशेषता है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। जो गर्भ में भ्रूण रहेगा उसमें आपकी 3 लेयर्स रहती हैं, जिसमें आपकी जो मध्य की लेयर रहेगी या मीजोडर्म जिसको कहते हैं, उससे आपका किस अंग का विकास होगा भ्रूण का। तो पहला दिया गया था मस्तिष्क, दूसरा फेफड़ा, तीसरा रुधिर और चौथा यकृत। तो भ्रूणीय मीजोडर्म से जो विकास होता है वो रुधिर का होता है। अगला अमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। यूपी बोर्ड 15 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो उल्ब गुहा में द्रव भरा हुआ रहता है उसमें जब लिंग शिशु का निर्धारण होता है तो उसमें आपके जो भी आनुवंशिक रोग होते हैं उस उल्ब द्रव से उस रोग का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, लिंग गुणसूत्र, प्रतिजन, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पता लगाया जाता है, ठीक है, अमीनोटिक द्रव में, और उसी से अगर शिशु में कोई भी आनुवंशिक रोग है तो उसका भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। अगला गुलामास के पुष्पों में लाल रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, अपूर्ण प्रभावी होता है, इनमें से कोई नहीं। 2008 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आप लोगों ने मेंडलीय वाला जो लेसन है मेंडल के नियम उसमें पढ़ा होगा। उन्होंने जो कॉल कॉरेंच एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुलामास के पुष्पों में लाल और सफ़ेद रंग की जब क्रॉसिंग करा के देखा था तो उन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ था। तो मेंडल के विचलन के नियम में इसका जो आपका आंसर होगा वो अपूर्ण प्रभावी होगा, जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता ये आपके मेंडल के नियम का विचलन करते हैं और ये बताते हैं कि मेंडल के नियम पूर्णतया सही सिद्ध नहीं होते हैं। अगला ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में होता है। यूपी बोर्ड 8 में प्रश्न पूछा गया था, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन AB और इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ना ही ए होगा, ना ही AB, ना ही बी। कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। यूपी बोर्ड 17 में प्रश्न पूछा गया था। 25%, 50%, 75%, 25 से 50%। तो माता और पिता में जो गुणसूत्र का डिवाइडेशन होता है वो 50-50% की साझेदारी होती है। तो इस तरीके से सेकंड वाला आंसर सही हुआ।
अगला, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? टर्नर सिंड्रोम ये आपका गुणसूत्रीय विकृति के कारण होने वाले जो रोग हैं, जो आपके दो प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें काय गुणसूत्र से होने वाले रोग और लिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग। तो काय गुणसूत्र से होने वाले रोग और लिंग गुणसूत्र से होने वाले रोग में आपको पहचानना है कि टर्नर सिंड्रोम आपका कौन सा रोग होगा, काय गुणसूत्र से होने वाला या फिर आपका लिंग गुणसूत्र से होने वाला। तो जब टर्नर सिंड्रोम की अवस्था होती है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है और इसमें हम देखेंगे 45 क्रोमोसोम किस वाले आंसर में आ रहे हैं। ये ऑटोसोम से 22 जोड़ी, तो ये 22 ये हो गए और 22 जोड़ी ये पाए जाएंगे आपके, तो 22 दूनी 44, ठीक है, ये 45 और ये आपका एब्सेंट की स्थिति को दर्शाता है। दूसरे वाले में जो आपके ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है, ये 22 जोड़ी ये रहेंगे, तो 44, एक 45, 46 और 47। तो आपको पता होगा टर्नर सिंड्रोम की जो स्थिति रहती है वो क्या रहती है। फिर अगला आपका ऑटोसोम्स, ये आपके 44, 45, 46, 47। तो ये क्रोमोसोम की संख्या आपकी कितनी हुई? 47। ये वाली कितनी हुई? 44, 45, 46, 47, ये भी 47 हुई। ये वाली 44, 45, 46 ये एब्सेंट को दर्शाएगा, तो ये कितनी हो गई आपकी? 46। और ये देखिए 44 और एक 45। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। तो आपका इस हिसाब से ये वाला आंसर सही होगा। टर्नर सिंड्रोम में आपकी जो मादाएं होंगी उनमें अंडाशयों का विकास नहीं होगा, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी, स्तनों का विकास भी नहीं होगा। और अगर टर्नर सिंड्रोम स्थिति है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 रहती है और इसको हम अति मादा के नाम से जानते हैं इस रोग को। और लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाला ये आपका अगला, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके कारण होती है? यूपी बोर्ड 14 में ये प्रश्न पूछा गया था। पहला, लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता। सी, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता। अब आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम, जो लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे उन्होंने इस रोग की खोज की थी और इस रोग का दूसरा नाम मंगोली जड़ता भी है। तो इस वाले रोग में आपकी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या मानव में 46 होती है, बट मंगोली जड़ता और डाउन सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। अब एक क्रोमोसोम एक्सेस रहेगा तो इसको हम ट्राइसोमी भी कह सकते हैं। अब इसमें आंसर हमें फाइंड करना है किस तरीके से, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता। तो ये जो मंगोली जड़ता आपका होगा ये दैहिक गुणसूत्रों के कारण होने वाला रोग है, दैहिक गुणसूत्रों के कारण, ठीक है, दैहिक गुणसूत्रों में जो व्यतिक्रम होगा उसके कारण होने वाला रोग है। तो ये लिंग पूछा गया तो ये गलत हो गया। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता, एकाधिसूत्रता कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है आपका। लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता लिंग गुणसूत्र वाला है नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? दैहिक क्रोमोसोम वाला या ऑटोसोमल क्रोमोसोम वाला। इस तरीके से आपका लास्ट बचा हुआ है, ये क्रॉस हो गया। अगला, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता का मतलब होता है एक सूत्र की अधिकता। सूत्र मतलब गुणसूत्र, तो एक गुणसूत्र की अधिकता। मैंने क्रोमोसोम कितने बताए? 47। तो एक क्रोमोसोम की अधिकता है और कौन सा जोड़ा में डिस्टर्बेंस होता है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों में। और दैहिक गुणसूत्रों को हम अलिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला सटीक आंसर है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता। मतलब 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों में जो दैहिक गुणसूत्र होगा उसमें एक सूत्र या एक गुणसूत्र की अधिकता होगी, तब मंगोलियन जड़ता रोग आपका होगा। अगला, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की? पहला कॉर्नबर्ग, दूसरा नीरेनबर्ग, तीसरा वाटसन और चौथा क्रिक। तो जो कॉर्नबर्ग वैज्ञानिक थे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी खोज कॉर्नबर्ग वैज्ञानिक ने की थी। अगला, न्यूक्लियोसाइड है, पहला ऑप्शन नाइट्रोजनी क्षारक धन शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक धन शर्करा धन फॉस्फेट, तीसरा शर्करा धन फॉस्फेट, चौथा नाइट्रोजनी क्षारक धन फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड आपका है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, आप लोगों ने ये जो डीएनए वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ होगा। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए में पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट मूलक से मिलके बना होता है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड हुआ।
इसमें पूछा गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक उस शर्करा से मिलकर बनता है और जो फॉस्फेट मूलक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए आप तीनों में फॉस्फेट मूलक प्रेजेंट है तो ये भी गलत है, और ये फॉस्फेट मूलक इसमें प्रेजेंट है तो ये भी गलत है, और फॉस्फेट मूलक इसमें प्रेजेंट तो ये भी गलत है। केवल इसमें नाइट्रोजन क्षारक धन शर्करा, तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन क्षारक धन शर्करा, ये सही है। अगर इसकी जगह न्यूक्लियोटाइड पूछा गया होता तो ये वाला आंसर सही होता, नाइट्रोजन क्षारक शर्करा धन फॉस्फेट मूलक से मिलकर न्यूक्लियोटाइड आपका बना हुआ होता है। अगला 13वां प्रश्न आधुनिक मानव के निकट संबंधी है। यूपी बोर्ड 17 में पूछा गया था। पहला गोरिल्ला, दूसरा गिब्बन, तीसरा ओरंगुटान और चौथा चिंपैंजी। तो जो आधुनिक मानव जो होमो सैपियंस मानव है, इस टाइम जो आप और हम हैं होमो सैपियंस, उसका जो निकटतम संबंधी है वो आपका चिंपैंजी है। अगला जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे? पहला मिलर तथा यूरे ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा लेमार्क ने, चौथा बीजमान ने। ये वाला जो आपका जैव विकास वाला लेसन है ये 5 साल से आप लोगों के कोर्स से रिमूव था, बट इस साल ये सिलेबस में दिया गया है, तो आप सभी लोगों को जैव विकास और इवोल्यूशन ये पढ़ना है आप लोगों को। और इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर था वो भी 5 साल से हटा हुआ था, बट आपको इस साल पढ़ना है। कोविड के पहले ये लेसन आपके लगे हुए थे, कोविड के बाद से लेसनों से प्रश्न नहीं आए हुए, लेकिन इस साल ये इन लेसनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे डाले हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे पेपर करने में। अगला देखिए जीवन के जो जैव रासायनिक रूप में उत्पन्न होने के संदर्भ में सबसे पहला प्रयोग था वो मिलर तथा यूरे ने किया था, और इन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। जो वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था वो पहला मिलर तथा यूरे ने किया था, तो इसका आंसर ये सही होगा। अगला मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन अनुपात में था। तो मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें 5 लीटर इन्होंने सॉल्यूशन लिया था, जिसमें 2:1 अनुपात और 1:2 का अनुपात था। ठीक है, जो इन्होंने प्रयोग किया था उसमें हाइड्रोजन का 2 अनुपात, अमोनिया 1 और मीथेन आपका 2 का मतलब है इन्होंने हाइड्रोजन 2 लीटर, अमोनिया 1 लीटर और मीथेन 2 लीटर लिया था। तो ये अनुपात लेके इन्होंने बड़े से फ्लास्क में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में होने वाले प्रयोग को दर्शाया था। अब 4 ऑप्शन आपके इसमें दिए गए थे, जिसमें आपका ये वाला जो मैंने पहला लगाया ये सही आंसर है आपका। ठीक है, जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होता है। पहला अमीबा, दूसरा इग्लिना, तीसरा पैरामीशियम, चौथा ए सभी। तो जंतु और पादप के मध्य की कड़ी जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, वो आपका यूग्लिना होता है, क्योंकि यूग्लिना में आपके जो प्लांट के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जंतुओं के समान यह गति करता है, इसलिए इसको जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी समझा जाता है। तो वो कौन सा आंसर होगा आपका? यूग्लिना। अगला सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। डिप्नोई, आर्क्योप्टेरिक्स, कीवी, इनमें से सभी। तो सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली जो कड़ी मानी जाती है वो आर्क्योप्टेरिक्स है, और ये एक आपका जीवाश्म के रूप में है, और ये पक्षी या जो भी आप माने वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे डायनासोर आपके विलुप्त हो चुके हैं, वैसे ही आर्क्योप्टेरिक्स भी विलुप्त हो चुका है, और इसमें कुछ लक्षण सरीसृपों के थे तथा कुछ लक्षण पक्षियों के थे, इसलिए इसमें दोनों के समान कैरेक्टर्स पाए गए थे, सरीसृपों के भी पक्षियों के भी, इसलिए इसको पक्षियों तथा सरीसृपों को जोड़ने वाली कड़ी समझा जाता है। जैसे कि आपने यूग्लिना में देखा, इसको जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी समझा जाता है। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आपका इस साल आने वाला लेसन है, उससे मैंने ये प्रश्न उठाए हुए हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सरीसृप और पक्षियों के दोनों के लक्षण जिसमें पक्षी विद्यमान थे वो आर्क्योप्टेरिक्स आपका था। अगला जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। पहला जन्नात्मक विलगन, दूसरा अनुवंश की पुनर्संयोजन, तीसरा अनुवंश की विभिन्नताएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास में जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी होती है, जो ह्यूगो डू ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने आपकी ड्रोसोफिला मधुमक्खी में जो प्रयोग किए थे, उन्होंने बताया था कि जो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास में बहुत भूमिका निभाती हैं या सहायक होती हैं। तो इसका ये वाला आंसर सही होगा। अगला एंडीज इजिप्टाई वाहक है, ये आप लोगों ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले लेसन में ये पढ़ा हुआ होगा। एंडीज इजिप्टाई वाहक है डेंगू, दूसरा आपका मलेरिया, तीसरा फाइलेरिया, चौथा कालाजार। तो जो एंडीज इजिप्टाई वाहक है वो आपकी जो एंडीज इजिप्टाई मच्छर की प्रजाति है वो डेंगू रोग फैलाती है। अगला निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? यूपी बोर्ड 14 में प्रश्न पूछा गया था।
पहला पोलियो, दूसरा पायरिया, तीसरा अतिसार, चौथा हाथी पांव। ये सारे जो प्रश्न आपके जीवाणु जनित मानव स्वास्थ्य एवं रोग से मैंने लिए हैं, इनका मैंने पूरा जो एक लेसन था पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है, जैसे कि यूपी बोर्ड में प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने पूरा सब समझाया हुआ है। तो ये प्रश्न उसी हिसाब के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इजीली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें आपको बताना है कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। पहला पोलियो, दूसरा पायरिया, तीसरा अतिसार और चौथा आपका हाथी पांव। तो आपको पता होगा पोलियो आपका विषाणु से होता है और आपका पायरिया ये आपका प्रोटोजोआ से होता है और हाथी पांव ये आपका फाइलीरियासिस रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपका होता है। और तीसरा जो अतिसार है डायरिया, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। अगला, कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? अब इसमें आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो नहीं होता है वो छांटना है। तो पहला पोलियो, दूसरा चेचक, तीसरा एड्स, चौथा टीबी। तो आपने पोलियो पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको वीडियो में। तो पोलियो, एड्स और चेचक ये आपके विषाणु से होने वाले रोग हैं तीनों, और ये चौथा टीबी जो आपका है वो आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये क्या पूछ रहा है? विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो तीन विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये वाला किसके? जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर आपका कौन सा होगा? टीबी। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अगला, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं म्यूटाजेंस, इंटरफेरोन, कार्सिनोजेंस और ट्यूमर। तो जो कैंसर रोग के कारक होते हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। ट्यूमर इसी से रिलेटेड, इंटरफेरोन आपकी दवाएं होती हैं आपकी। अगला, टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला जो लेसन है उसमें पढ़ना है। पहला डीएनए लाइगेज, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा एंडोन्यूक्लिएज और चौथा एक्सोन्यूक्लिएज। तो जो डीएनए के टूटे हुए खंड होते हैं, जब आप इंसुलिन प्रोडक्शन वाली विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उन टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का काम जो आपका एंजाइम होगा वो डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है। और एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज आपके ये भी एंजाइम है, बट ये जोड़ने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके जो कट करने का काम होते हैं डीएनए को, उनका कार्य में भूमिका निभाते हैं। अगला, बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? यूपी बोर्ड 17 में प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों ने बीटी फसलें पढ़ी हुई होंगी। ये बायोटेक्नोलॉजी वाले लेसन में लगी हुई हैं, जिसमें आपका पहला सहवाल, दूसरा फफूंदी, तीसरा जीवाणु और चौथे में दिया गया ये सभी। तो आपको पता होगा ये बीटी क्या है? ये आपका बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जो जीवाणु है, जीवाणु ये मृदा में या मिट्टी में पाया जाता है। इससे आपकी बीटी फसलों को तैयार किया जाता है। तो ये इनमें से पूछ रहे हैं कि जो बीटी है वो सहवाल है, फफूंदी है, जीवाणु है, सभी है। तो आपका बीटी क्या है? एक मृदीय जीवाणु है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ठीक है, बी से आपका बैसिलस और टी से आपका थ्यूरिजेंस। तो ये क्या हुआ? आपका जीवाणु। इसमें निशान लगाएंगे। अगला, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। तो जो बीटी आपका वही मृदीय जीवाणु है। जब इससे कपास का निर्माण किया गया या बीटी कपास का निर्माण किया गया, तो कीटनाशक के रूप में इसमें कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, उसमें खुद से ही एक पदार्थ बनता है, वो आपको बताना है। यूपी बोर्ड 17 में प्रश्न पूछा गया था। तो आप बताइए, प्रोटीन बनती है, लिपिड बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, विटामिन बनता है? तो इसमें एक प्रोटीन बनती है जिसको हम क्राई प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोटीन बनेगी वो टॉक्सिक पदार्थ का निष्कासन करेगी या निकालेगी। तो जब कीड़े इस प्लांट के ऊपर बैठेंगे तो वो जो टॉक्सिक प्रोटीन निकलेगी उससे कीड़ा अपने आप मर जाएगा और कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? पहला मानव वृद्धि हार्मोन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा इंटरफेरोन और चौथा इन सभी का। तो जीनी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक स्तर पर मानव वृद्धि हार्मोन भी बनाए जाते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी किया जाता है, जिसमें आपका डायबिटीज जो रोगी होते हैं उनमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो भी प्रोडक्शन में ये भूमिका निभाता है। इंटरफेरोन जो दवाएं होती हैं, ठीक है, वो भी इससे बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ ये सभी आंसर सही हुआ। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है।
जो इकोसिस्टम आपका है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, ये सभी। तो आप लोगों ने इकोसिस्टम में पढ़ा होगा कि जो इकोसिस्टम में सबसे पहले सोलर एनर्जी का जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा, प्रोड्यूसर प्लांट करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर उत्पादकों को या प्लांटों को कहते हैं। प्लांटों पे कौन डिपेंड होगा, उपभोक्ता डिपेंड होगा, जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर फिर कई प्रकार के हो जाएंगे, ये आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता। फिर इसके बाद जो आपके डिकम्पोजर्स होंगे, इन सब की मृत्यु के बाद डिकम्पोजर्स उनको भोजन में शामिल करेंगे। तो इकोसिस्टम में जो क्रम चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसलिए इकोसिस्टम में जो दिशा होगी एनर्जी फ्लो की वो हमेशा एक दिशीय होती है। अगला, कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है, यूपी बोर्ड 16 में प्रश्न पूछा गया था आपका। तो आपका लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय और बब्बर शेर। तो आपका लाल पांडा, कस्तूरी मृग और बब्बर शेर, इन पे आपका संकट मंडरा रहा है और ये संकटग्रस्त सूची में ये शामिल है। बट नीलगाय आपकी इस संकटग्रस्त सूची में शामिल नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। अगला, वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, 1986, 1972, 1991 और 1981। तो आपका वन्यजीव अभयारण्य जो जीवों को संरक्षण देने के लिए किस वर्ष शुरुआत हुई वो आपको बताना है। तो 1972 में शुरुआत हुई थी। आई होप मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो आपके पूरे नोट से अभी तक जितने प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे गए थे वो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस में कराने की कोशिश की है। और आप लोगों ने अगर नोट्स अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आप लोगों ने आंसर आसानी से फाइंड कर लिया होगा। और आपके बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी किताब से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी तक आए हुए थे वही इसमें नोट डाउन किए थे।